बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुबशर हुसैन भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद मुबशर हुसैन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक सोशल प्रॉब्लम, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसकी वजूहात, रीज़न्स क्या हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस पे हम इंशाल्लाह ब्रीफली गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि उस तरह मैं ख़ुद को इम्प्रूव करूं और अपने जो व्यूअर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोग्रेस करेंगे। तो दोस्तों, आते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज क्या है? ये जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है और साल हा साल से मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज ऑफ अर्थ सरफेस एंड द सी लेवल टेम्परेचर। आम लफ्ज़ों में से ये बोलेंगे कि ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत और समंदर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये कोई हमारा सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हाँ, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कुछ कम। तो पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज़ में से है कि जिसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की क्यों होती है, क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें नेचर को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये हमारा इंसानी एंड पे एक फॉल्ट है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये भी आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये नेचुरल फिनोमिना बहुत लेस है और जो ह्यूमंस की जो कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो सोसाइटी की जो कंट्रीब्यूशन है, वो ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा है। कैसे? इसकी वजूहात पे आ जाते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। इसकी मेन जो वजह है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का जलना। फॉसिल फ्यूल्स अगर व्यूअर्स को पता नहीं है तो जस्ट ये अपने माइंड में रख लें कि कोयला, तेल और गैस, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। जब ये जलते हैं तो इससे डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनसे फिर टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह है। कैसे? कि जब फ्यूल बर्निंग होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती है? जब फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल जलता है, कोयला जलता है, गैस जलती है, तेल जलता है, तो उससे कार्बन पैदा होती है। कार्बन क्या करती है कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये एक डेंजरस गैस है। अगर ये एक नॉर्मल लेवल तक ये ज़रूरी है, एक नॉर्मल लेवल से जब ये इसका लेवल बढ़ जाए, इसकी मिकदार बढ़ जाए, तो वो डेंजरस है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर सोसाइटी, फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। ये एकदम नहीं बढ़ जाता, एकदम नहीं चेंज होती। इसे साला साल स्लो बाय स्लो ये चीज़ें पैदा होती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होती है तो ये इसका रिसाइकलिंग कैसे होती है? दरख्तों के थ्रू। तो अब इट मीन्स के जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उसका रोल आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जंगलात का कटाव बहुत ज़्यादा है। और प्लांटेशन, जो दरख्तों को लगाने का अमल है, जो शजरकारी, ये बहुत ही कम है। इसका बल्कि ट्रेंड ही ख़त्म हो चुका है। तो जब पौधे नहीं होंगे, पौधे चूंकि इसे अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो क्या होगी, इसकी रिसाइकलिंग नहीं होगी, एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेशन होगी। एक नॉर्मल लेवल से उसका जो मिकदार है बढ़ती जाएगी, तो एक लेवल पे आके वो डेंजरस होती है, जो कि आप कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये गैसें पैदा करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि गैसेस की एक लेयर बन जाती है
जब ऊपर से सन रेज आती हैं, सूरज की रोशनी आती है, उसमें हरारत होती है, ज़मीन से टकराती है, टकरा के नॉर्मली ये होता है कि ये वापस चली जाती हैं रेज। तो जो गैसेस की लेयर्स होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो क्या करती हैं कि जो रेज सन रेज आती हैं, जो हाई एनर्जी को कैरी करती हैं, हीट वेव्स होती हैं, जब वो ज़मीन से टकराती हैं वापस उठती हैं, तो वो जो ऊपर ग्रीन हाउस की जो लेयर है, वो गैसेस की लेयर, वो उसे वापस नहीं जाने देती, तो वो अर्थ सरफेस के ऊपर गैसेस रह जाती हैं। इससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और ये स्लो ये काम चलता रहता है। सेकेंडली मैंने आपको बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होती है? मोस्टली हम ये जो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, ओवन्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये रेज होती हैं, एमिट करती हैं, ये ऊपर जाके जो ओजोन लेयर है उसको डिस्टर्ब करती हैं। अब ओजोन लेयर का क्या काम होता है? ओजोन लेयर जो हाई हीट कैरिंग वेव्स होती हैं उनको रोक के रखती है, जो सन से आती हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं कि उस जो ओजोन की लेयर होती है उसमें जाके होल्स पैदा करती हैं। जब वो होल पैदा करती हैं तो वो जो हीट वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, वो सन से डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाती हैं, उससे भी ज़मीन का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या आते हैं? इनके इफेक्ट्स, सबसे जो बढ़कर इफेक्ट आता है कि आपने हालिया देखा होगा कि ये सैलाब आया है। सैलाब क्यों है? दो रीजंस हैं। एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, दूसरा ग्लेशियर्स पिघलते हैं। बारिशों का इससे क्या कंसर्न है? बारिश बेसिक क्या होती है? जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में होते हैं, वही फिर नीचे आते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर इवेपोरेशन होगी, सी से, फॉरेस्ट से, ज़मीन से, ये हवा में जाएंगे, तो उससे फिर बारिशें होंगी। सेकेंडली, जब दर्जा बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। पाकिस्तान में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स है। जब वो पिघलेंगे, आगे हमारे पास डैम नहीं होंगे, स्टोरेज की हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे कि जैसे हालिया सैलाब में तबाही हुई है उस तरह की तबाही हमें देखने को मिलेगी। तो इससे इसका इफेक्ट ये हुआ कि बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर्स पे गलने से फ्लड आएंगे, फिर फ्लड की वजह से आगे क्या इफेक्ट आएंगे कि आपकी ज़राअत तबाह होगी, आपकी मईशत तबाह होगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम्स तबाह होंगे। उससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी का इशू पैदा होता है। जैसा कि अभी अल्लाह ना करे कि विद इन फ्यू मंथ्स ये जो सैलाब आए इसके इफेक्ट्स सामने आएंगे, तो ये पब्लिक को पता चलेगा कि इनका कितना को नुकसान होता है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारा कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। नेचर, हम फिर हर चीज़ को मुसल्लत कर लेते हैं कि अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया, अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया सोचने के लिए। इंसान अगर सोचे, उस पर वर्क करे, उस पर प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद करे, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये 2-4 साल की बात नहीं है। पिछले 200 साल से 1 डिग्री सेल्सियस अर्थ सरफेस का टेम्परेचर राइज हुआ है, और साइंटिस्ट का कहना है कि इन नेक्स्ट अगले 80 साल में, 100 साल में अगर ऐसे ही चलता रहा और हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया, हमने इसमें एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशंस ना की, तो मे बी 2 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाए। मतलब कि इससे भी डबल दर्जा हरारत अर्थ सरफेस का बढ़ सकता है। जब डबल दर्जा बढ़ जाएगा तो इट मीन्स के दुनिया तबाही के दहाने पे होगी। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले प्लांटेशन हो, फ्यूल का जो कंजम्पशन है उसे कम से कम करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करनी चाहिए हमें। उससे क्या होगा कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन ये भी सेट होने में इन्हें टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है कि अगर आज हम इस पे वर्किंग शुरू करें तो मे बी हम अपनी लाइफ में उसके इफेक्ट्स ना देखें। अगली जो हमारी जनरेशन है, हम उससे अवेयरनेस दें,
वो जब अपनी नस्ल में भी ऐसे कंटिन्यू करें तो ऑलमोस्ट को थर्ड जनरेशन में मीन के 100 साल बाद इसका इफेक्ट आएगा, तो फिर इसका जाके इसके रिजल्ट्स आने हैं। तो पॉसिबल तब भी है कि अवेयरनेस दी जाए। हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। भाई गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती, कुछ पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। हमारे लिटरेचर में, हमारे निसाब में इसकी अवेयरनेस दी जाए, ये निसाब में शामिल होना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे इस पे प्रैक्टिकल अमल करें, बजाय इसके हम बच्चों को अपने किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं। इस तरह की प्रैक्टिकल बातें बताएं जो कि वो लाइफ में भी अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करें। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसका इफेक्ट आएगा, इसका सारी दुनिया को फायदा होगा। लेकिन बात यह है कि अवेयरनेस डिफरेंट IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक इदारा है जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट पे कंट्रीब्यूशन है उसमें, डिफरेंट साइंटिस्ट की, और डिफरेंट गवर्नमेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उसकी जो लास्ट रिपोर्ट है 2007 में जो आई थी, वो कहते हैं कि इसके 5% से भी कम चांसेस हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नेचुरली है। उनका कहना ये है कि ये नेचुरल इसमें रोल बहुत कम है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से होती है। ये जो हमारा अपना ऑयल है, गैस है और कोयला है, इससे डिफरेंट गैसेस पैदा होती हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती हैं थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड होल्स इन द ओजोन लेयर। तो इन चीज़ों से बचना है। ये सारी दुनिया को इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये किसी एक खत्ते, किसी एक कंट्री, किसी एक शहर की बात नहीं है। हाँ, अगर इस पे कंट्रोल ना किया हो गया तो इन फ्यूचर सारी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम हमें खुद से जो पर्सनल एफर्ट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करनी चाहिए। हुकूमतों को भी रोल प्ले करना चाहिए। तो अगर आज स्ट्रगल करेंगे तो कुछ 100 साल बाद इसके इफेक्ट्स आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और जो इंटरनेशनल टेम्परेचर है वो भी कम होगा। होप सो नाजरीन आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिली होगी। तो आई थिंक आप इसे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नॉलेज है, इस तरह की जो अवेयरनेस है ये फैलाई जाए और इसका तरह जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए।